अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। हारून रशीद नॉवल के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट, आपके अपने चैनल उर्दू नॉवेल्स एंड पोइट्री पर एक बार फिर से खुश आमदीद। बढ़ते हैं 8 एपिसोड की तरफ। इस मौका पर इस्माइल ने अपने साथियों की तरफ देखा और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम सब लोग अपने घोड़ों से उतर कर इस छज्जे के नीचे हो जाओ जहाँ बर्फ़ से महफूज रहा जा सकता है। घोड़ों को भी इसके नीचे कर लो। सारे जवान छज्जे के नीचे खड़े हुए थे। इतनी देर तक शेरवान भी खड़ा हो गया। दहाड़ती आवाज़ में इस्माइल ने फिर उसे मुखातिब किया, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इसे करियासीन के यहाँ से उठाया, करियासीन और इसकी दोनों बेटियों को कत्ल किया, फिर उसे शहर के शिमाली आतशकदे में रखा। जब तुम्हें मालूम हो गया कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और लोग इसकी शिकायत लेके आ सकते हैं, तो तुमने उसे आतशकदे से निकाल कर एक हवेली में मुंतकिल कर दिया जहाँ से मैंने उसे निकाला। अब तुम झूठ बकते हो, तुम उसे नहीं जानते, जबकि तुम अपने साथियों के साथ उसे कस्तंतीनिया ले जा रहे थे ताकि उसे नस्सी फोर्स के सामने पेश करो और उसे इनाम हासिल करो। इस्माइल बिन कासम की इस गुफ्तगू से शेरवान पीला होकर रह गया था। गर्दन उसकी झुक गई थी। इस्माइल बिन कासम थोड़ी देर खा जाने के वाले अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा, फिर दोबारा उसे मुखातिब हो किया, देखो तुम्हारे वो साथी जो तुम्हारे पीछे शारिया को कस्तंतीनिया ले जा रहे थे, उनका मेरे साथियों ने खात्मा कर दिया है। अब तुम ये कहो कि तुम्हारे दूसरे कितने साथी हैं, कहाँ हैं? सच बोलना, झूठ बोलोगे तो याद रखना तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े काट कर मैं इस बर्फ़ गिरती रात में दूर दूर तक फैला दूंगा। तुम्हारा इंजाम बड़ा इबरत खैज और दर्स अमेज़ बना दूंगा। शेरवान लर्स कांप गया, कहने लगा, बाकू शहर के शुमाल में दो आतिशकदा है, इसका बड़ा मजहबी रहनुमा जिसे हम मख कहकर पुकारते हैं, वो मेरे साथियों को जानता है, उनसे मुतल्लिक वो तफसील बता सकता है। लम्हा भर के लिए इस्माइल बिन कासम के चेहरे पर इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। कुछ सोचा, उसके बाद उसने जाने वाले अंदाज में शेरवान की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोग औरों की पेशानियों के खून आलूद और ना ख़त्म होने वाली बदी के गहन हो, न जाने तुम लोगों ने कितनी रूहों से जिस्मों को जुदा किया होगा। तुम लोगों ने किसी के बाप का दिल तोड़ा होगा, किसी माँ का नूर छीना होगा, किसी की बेटी को बेहरमत, किसी की बहन को बेतौकीर किया होगा। तुम जैसे गर्ज के बंदे और ज़र के फंदे सिर्फ अपने मफाद की खातिर काम करते हैं, न जाने तुम लोगों ने कितनी दुल्हनों के मासूम सुहाग लूटे होंगे, अजीम माओं की मुस्कुराहटें छीनी होंगी, बेज़रर बच्चों की गुनगुनाहटें दफन कर दी होंगी, अनगिनत घरों के खुश रंग चिराग बुझा दिए होंगे। पर याद रखना, वो खुदा जो बाप को वफ़ा अता करता है, माँ को ममता देता है, उसकी अलविहियत, इसकी रबूबियत बेदार रहती है। तुम जैसे सुतम गुरोह के सिया अमाल को वो खूब देखने वाला है। वक्त, तकदीर और इंसानियत का मजाक उड़ाने वाले तुम जैसे सरकश और वहशी इसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं रह सकते। याद रखना, इसका अजाब जब आता है तो बड़ी बड़ी कहर मानियत रखने वाले सरंगू हो जाते हैं। यहाँ तक कि कहने के बाद इस्माइल रुका, फिर वो गरजती दहाड़ती अंधी जैसी आवाज़ में कह रहा था, तुम लोग सदियों के फासलों की गिर्द में फना के गोश फैलाने वाले हो। इस मौका पर शारिया ने महसूस किया कि इस्माइल बिन कासम के लहजे की संगीनी में मौत की सदाओं जैसी कैफियत तारीख थी। गरजते दहाड़ते हुए वो फिर शेरवान को मुखातिब करके कह रहा था, देख कुदरत का इंतकाम, तूने कुछ सोचा, तूने किसी को जहन्नम और दोज़ख में फेंकने की कोशिश की और तेरी कज़ा, तेरी मौत तुझे खुद खींच कर तुझे फना के कटहरे में खड़ा कर गई है। अब यूँ जानो कि तुम लोग जो आहो फगा के हंगामे हशर व खैजिया ज़ुल्म आराइयाँ खड़ी कर रहे थे, उनका ख़ात्मा होगा। तुम जैसे बदबख्तों को मौत की नींद ना सुलाना ताज़ीम इंसानियत की सरासर खामी है। लिहाजा मैं इन वीरानों में बर्फ़ गिरती इस रात में तुम दोनों के कत्ल का हुक्म देता हूँ। फिर इस्माइल बिन कासम के साथी शेरवान और बुफोन को पकड़कर चट्टानों की ओट में ले गए और दोनों का उन्होंने ख़ात्मा कर दिया। शेरवान और बुफोन के ख़ात्मे के बाद इस्माइल के सारे साथी जब उसके पास जमा हुए, तब उन्हें मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज़ साथियों, यहाँ इस बड़ी चट्टान तले रात तो गुजारी नहीं जा सकती। हम तो किसी न किसी तरह कंबलों में दबक कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन घोड़े ठठर कर रह जाएंगे। मेरा इरादा ये है कि यहाँ से कूच करें। घोड़े जब सफ़र के दौरान दौड़ते रहेंगे, गर्म रहेंगे, सर्दी महसूस नहीं करेंगे। वो बर्फ़ गिर रही है, लेकिन जब तक बर्फ़ गिरती रहेगी तब तक सर्दी नहीं पड़ेगी। बर्फ़ गिरने का सिलसिला जब ख़त्म हो जाएगा और हवा चलेगी तो सर्दी का ज़ोर बढ़ जाएगा। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ कूच कर जाना चाहिए। तुम सब आपस में सलाह मशवरा कर लो। अगर तुम सब मिलकर ये ख्याल करते हो कि हमें यहाँ आराम करना चाहिए, तो मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दे दूँगा। बसूरत दीगर यहाँ से कूच किया जाएगा। इस्माइल बिन कासम जब खामोश हुआ, तब एक नौजवान जो छोटा सालार था, बड़ी अकीदतमंदी और बड़ी अरादत से इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अमीर, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आप हमारे सरबराह, हमारे सरकर्दा हैं। हम आपसे क्यों पूछते हैं कि क्या करना है? हमारे लिए तो आपका मशवरा ही तामील का हुक्म है। अगर आप कूच करना चाहते हैं तो हम में से कोई भी यहाँ ठहरना और क़याम करना पसंद नहीं करेगा।
इस नौजवान की गुफ्तगू से इब्ने कासिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर कहने लगा कि अगर ये मामला है तो सुनो, यहाँ से अभी कूच किया जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि तुम लोगों को शाजिया के साथ बाकू शहर की तरफ रवाना कर दूंगा। वहाँ तुम लोग यजीद बिन गज़वान से भी मिलते और शाजिया पहले की तरह क्रिसा में क़याम कर लेती और तुम वहाँ इसकी हिफाजत का सामान करते। लेकिन अब मैं अपना इरादा तब्दील कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब सब मिल के अपने लश्कर में जाएंगे। तुम लोग वहाँ आराम करना। वहाँ से मैं एक ताज़ा दमदस्ता शाजिया के साथ कर दूंगा, जिसे बालू के शहर ले जाएगा और वहाँ इसकी हिफाजत का भी सामान करेगा। इस्माइल बिन कासिम जब खामोश हुआ तो उसकी तरफ देखते हुए शाजिया इंतहाई नरम लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगी, इब्ने कासिम, अगर आप माने तो मैं इस मौका पर कुछ कहूँगी। हल्की सी मुस्कुराहट इस्माइल बिन कासिम के चेहरे पर नमूदार हुई। फिर कहने लगा, कुछ कहने के लिए तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर शाजिया बोल उठी, अमीर, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं कलीसा की बजाय घोड़ों की नालबंदी करवाने वाले मोहतरम सुमामा बिन सुलेमान के यहाँ क़याम करूँ। मेरे पास वो नकदी है जो आपने मुझे कलीसा में दी थी और मैंने कलीसा वालों के पास अमानत के तौर पर रख दी थी। वो नकदी मैं सुमामा बिन सुलेमान को दे दूँगी ताकि इससे वो मेरे और मेरे भाई के अखराजात पूरे करे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कलीसा में भी मैं भी महफूज नहीं थी। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए शाजिया की इसके बाद अपने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ा रही थी। इब्ने कासिम इससे पहले ना आतिश परस्तों के यहाँ महफूज रही, ना आतिश कदों के पास। फिर मेरे कहने पर आपने मुझे मेरे हम मज़हबों के हवाले कर दिया। मैं वहाँ कलीसा तक में महफूज ना रही, कलीसा मेरी हिफाजत ना कर सका और ये लोग मुझे उठाकर कस्तंतीनिया की तरफ रवाना हो गए। कलीसा खुली और वसी जगह से जो चाहता है इसमें दाखिल हो सकता है। सुमामा बिन सुलेमान का घर मैंने देख रखा है, वो बड़ा महफूज है, चारों तरफ से ढका हुआ है। अगर किसी ने वहाँ आना है तो सदर दरवाजे से आएगा। इसके अलावा इस मकान में दाखिल होने का कोई और ज़रिया नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने भाई के साथ वहाँ रहना पसंद करूँगी। शाजिया जब खामोश हुई तो उसे मुखातिब करके इस्माइल कहने लगा, अब बाकू शहर में तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं जो मसला जवान तुम्हें बाहफाजत बाकू शहर पहुँचाने के लिए मुकर्रर करूँगा वो यजीद बिन गज़वान के पास भी जाएंगे और इसे मेरा ये पैगाम देंगे कि सबसे पहले बाकू शहर के शुमाल में जो आतिश कदा है उसके मना से रब्ता कायम करे और इसे शेरवान और बफून के सारे साथियों का पता करके सब का किला कमा कर दे। इसके बावजूद अगर तुम कलीसा में नहीं तुम्हें रहना चाहती हो तो तुम्हें सुमामा बिन सुलेमान के यहाँ रखा जाएगा, इसलिए कि शेरवान के सारे साथियों का खात्मा होने के बाद वहाँ तुम्हारे लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी सुमामा बिन सुलेमान के यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ लोग इस मकान पर निगाह रखेंगे। जहाँ तक इस नकदी का सवाल है जो तुमने कलीसा में रखी हुई है, इसको अपने पास ही रखना। जो जवान तुम्हें अपने साथ लेकर बाकू की तरफ जाएंगे वो सुमामा बिन सुलेमान को मेरा ये पैगाम देंगे कि तुम दोनों बहन भाई पर जिस कदर अखराजात उठेंगे मैं इस महम से वापसी पर इसे अदा कर दूँगा। इस्माइल बिन कासिम की इस गुफ्तगू से शाजिया खुश और मुतमिन हो गई थी। फिर इस्माइल अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने सारे कंबलों को लपेटकर घोड़ों की जीनों के साथ बांध दिया था। शाजिया को एक घोड़े पर सवार कराया गया। फिर इस्माइल भी अपने घोड़े पर बैठा। उसके बाद वो सब फालतू घोड़ों को अपने आगे आगे हाँकते हुए इस शाहरा पर सफ़र कर रहे थे जो मगरिब की तरफ से अरसिस शहर से आती हुई कोहिस्तान अरारात से गुजरकर लसवान शहर की तरफ जाती थी। एक रोज़ दरियाए दजला के किनारे फ़ज़ल बिन रबी, मोहम्मद बिन लैस, ज़ारात, जाफ़र अब्दुल्ला हाशमी शाही, जलाद अबू हाशिम मसरूर, हारून रशीद के मुहाफ़िज़ दस्तों का सलार अला हरसमा बिन मोयमन और कुछ दीगर अरब सलार जमा हो। मोहम्मद बिन लैस, सरदराज, जाफ़र अब्दुल्ला हाशमी शाही, जलाद अबू हाशिम मसरूर, हारून रशीद के मुहाफ़िज़ दस्तों का सलार आला हरसमा बिन मेमन और कुछ दीगर अरब सलार जमा हुए। जब सब अपनी नशिस्तों पर बैठ गए तब ज़रवा और जो अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के काबिल एतमाद नदीमों में से एक था सबको मुखातिब करते हुए कह दिया था, अज़ीज़ भाइयों, तुम लोगों को यहाँ आने की जहमत देने का मकसद ये है कि सल्तनत के अंदर एक चपकलस सी चल पड़ी है। कुछ लोग अरबों और ईरानियों में तफरका डालने के लिए तअस्सुब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें जाफ़र बरमकी फहरिस्त है। मेरे कुछ काबिल एतमाद लोगों ने यह भी खबर दी है कि अमीरुल मोमिनीन ने जो लश्कर इस्माइल बिन कासिम की कमांदारी में आर्मीनिया के महम पर भेजा है वो इस पर जाफ़र ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। इसका कहना है कि आर्मीनिया की महम को सर करने के लिए लश्करियों का सलार किसी ईरानी को होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो इस्लामी सल्तनत को खोखला करने और उसकी बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए बरमक्की बरादरान मरतब कर रहे हैं। सल्तनत को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ये बरमक्की ईरानियों को तरजीह देकर अरबों को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को बता दूं कि यह साजिश बड़ी तेज़ी से अपना काम कर रही है। इस साजिश के मरकज़ जाफ़र बरमक्की के अलावा इनकी औलाद में से बहुत से उनका साथ दे रहे हैं। साथ ही कुछ दीगर ईरानी सरकर्दा लोग भी अरबों और ईरानियों के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लश्कर के अंदर भी उनकी मुकम्मल गिरफ्त हो। तुम लोग जानते हो कि हुकूमती मामलात में ईरानी छाए हुए हैं।
जबकि असाकर में गिरफ्त अरबों की। हमारा नुक्ता नज़रिया होना चाहिए कि अरबों और ईरानियों में ख़ुव्वत, भाईचारे और यकजहती की फ़ज़ा कायम रहे। इस सूरत में इस्लामी सल्तनत के अंदर इस्तेहकाम, ताआवुन की फ़ज़ा पैदा हो सकती है। हमारे अज़ीज़ भाइयों, जो जाफ़र बरमकी दूसरे ईरानियों के साथ हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, मैं आज उन्हीं की इत्तला अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के करूँगा। हमारी पहली और अव्वलीन कोशिश यह होनी चाहिए कि अरबों और ईरानियों में ख़ुव्वत, भाईचारा कायम रहे। मुसलमानों की हैसियत से दोनों भाइयों की तरह ज़िंदगी बसर करें। लेकिन अगर ये ईरानी अरबों के ख़िलाफ़ साजिशें करने से बाज ना आए तो फिर मैंने लश्कर के अंदर जिस कदर अरब सलार हैं, इन सबको इसकी साजिश से आगाह करूँगा और इन्हें तनबिया करूँगा कि हर सूरत में अरबों और ईरानियों के अंदर चपकलस और नफ़रत और तअस्सुब को जगह करूँगा। हर सूरत में अरबों और ईरानियों के अंदर नहीं मिलनी चाहिए। तुम लोगों पर यह भी वाज़िया कर दूं कि इस वक्त इन सारी साजिशी अनासर का मरकज़ी किरदार जाफ़र बरमकी है। ये चाहता है कि इस इस्लामी सल्तनत की सारी दौलत लेकर अपने पास रख ले, कोई उसे पूछने वाला ना हो। वो चाहता है कि सल्तनत का हर काम उसकी ख्वाहिश, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। वो ये भी ख्वाहिश रखता है कि खरासान और आर्मीनिया के वाली बरमकी या दीगर ईरानी मुकर्रर किए जाएँ। इन इलाकों में वो दौलत के ढेर लगाकर अपनी ज़ाती अस्करी क़ुव्वत खड़ी करने की कोशिश करे। तुम देखते हो दरिया के किनारे इन बरमकियों और दीगर ईरानियों के शानदार महलातों कसर हैं, जिन पर उन्होंने लोगों के खून पसीने से कमाई जाने वाली दौलत बेकार पानी की तरह बहाई है। उनके मुकाबले में अरबों को देखो, क्या दरियाए दज्ला के किनारे अरबों की भी ऐसी महल है? हरगज़ नहीं। उसके बावजूद हम इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं और इन ईरानियों की हालत ये है कि हमारे ही खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। ज़ादे राह जब वो खामोश हुआ, हाजम दोएम फजल बिन रबी बोल उठा, साथियों, बरमकों को मेरे सामने हाजिब होने पर भी एतराज़ है। वो चाहते हैं कि हुकूमती मामलात में मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ्त रहे और किसी भी अरब का बराह रास्त अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद से रब्ता ना रहे। यहाँ तक कहने के बाद फजल बिन रबी बैठ गया। फिर शाही जलाद मसरूर उठा और कहने लगा, ये जाफ़र बरमकी सब अरब के सलारों के ख़िलाफ़ है। ख़ुसूसियत के साथ ये इस्माइल बिन कासम और इब्राहीम बिन कासम दोनों भाइयों को नापसंद करता है। वो जाफ़र मुकम्मल तौर पर इन दोनों भाइयों की तरफ ये हरकत में नहीं आ सका। बहरहाल मेरे भाइयों, सबसे पहले हम अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि अरबों रजमियों में भाईचारा कायम रहे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी को नफ़रत फैलाने का मौका फ़राहम ना किया जाए। शाही जलाद अबू हाशिम मसरूर जब खामोश हुआ, तब हारून रशीद की महाफ़ज़ दस्तों का सलार हरसमा बिन मेमन बोल उठा, मेरे अज़ीज़ों, जो कुछ तुम लोगों ने किया है वो अपनी जगह दुरुस्त है। हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि उम्मत के अंदर इत्तेफाक, ताउन, यकजहती कायम रहे। लेकिन अगर इन चंद सरकर्दा अजमियों ने अपनी साजिशों का सिलसिला जारी रखा, अरबों और अजमियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, तो फिर हम इन फरेब और धोखा देने वाले अजमियों के ख़िलाफ़ हरकत में ज़रूर आएंगे। मेरे ख्याल में अब इस मजलिस को ख़त्म करते हैं और अपनी तरफ से चंद दिन तक पूरी कोशिश करते हैं कि अरबों और ईरानियों के दरमियान नफ़रत की साजिश को ख़त्म करने वाले को समझाएँ और अमन व अमान कायम रखने की कोशिश करें। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम खुलकर सामने आ जाएंगे। इस पर इब्ने ज़ादिरा कहने लगा, मेरे भाइयों, मजलिस को ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ से सीधा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जो हालात रोनमा हो रहे हैं और जाफ़र जो हम अरबों के ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बिछा रहा है, इससे मैं अमीरुल मोमिनीन को आगाह ज़रूर करूँगा। इसके साथ ही अबू ज़ारदा अपनी जगह पर खड़ा हो गया। दूसरे लोग भी उठे और अपने अपने घरों को चले गए थे। खलीफा हारून रशीद अपने कसर के वसी पे बाग में बेशुमार कनीज़ों का गाना सुन रहा था। एक तरफ ऊद नवाज कनीज़ों का जत्था था, दूसरी जानिब वफ़ नवाज थी, तीसरी जानिब बांसुरियाँ वालियाँ थी, चौथी तरफ बरबत बजाने वालियों का परा था, फिर एक ग्रोह तनबूरा बजाने वालियों का था। सब एक साथ मिलकर गाती थी। जिस तरह थिएटरों में जब पहला पर्दा उठता है और एक साथ रक़साएँ नज़र आती हैं, ये इसी अहद की तकलीद है। दरअसल अब्बासी खल्फिया सफ़ा और मेहदी अब्बास जब गाना सुनते थे तो पर्दे लटका दिए जाते थे। मुग़नी पर्दा की आड़ में बैठ के गाया करते थे और खलीफा जो राग सुनना चाहता था, हाजिब आकर मुग़लियों से कहता था। पर्दा के अंदर से खलीफा को उन मुग़नियों की आवाज़ें सुनाई देती रही थी, लेकिन अब्बासी खलीफा हादी और हारून रशीद ने पर्दा बीच में से उठा दिया। वो लानी अपने अंदिमों के साथ मतरियों और मुग़निया कनीज़ों का गाना सुना करते थे और ख़ुसूसियत के साथ अब्बासी खलीफा हादी गाने वाले कनीज़ों को सबसे ज़्यादा नवाजा करता था। मशहूर मुग़ली इसहाक़ मौसली का बयान है कि अगर हादी चंद साल और ज़िंदा रहता तो मेरे घर की दीवारें तलाई हो जाती। हारून रशीद के दौर में मौसीकी का रवाज आम हो गया था। मर्दों के अलावा बेगमात की मजलिस में भी कनीज़ों का गाना होता था। हारून रशीद के महल में माहिर फ़न मुग़निया कनीज़ों की तादाद लगभग 100 से ज़्यादा थी और चंद ऐसी थी जो शाही मुग़ली इब्राहीम मौसली और इसहाक़ मौसली और इब्ने जामिया के हमपल्ला थी। इनमें मशहूर कनीज़ें इब्राहीम, इसहाक़ और इब्ने जामिया की शागिर्द भी थी।
जो मकनिया कनीज़ें हारून रशीद की मंजूर नज़र थी, जिनका वो गाना बहुत पसंद करता था। इनमें फ़ौज़, फरीदा और मन्नत वगैरह बहुत मशहूर थी और अपने फ़न में बाकमाल थी। जिस तरह हारून के महल में मुगनियों की चहल पहल रहती थी, इसी तरह बरामका की पहल सराबी भी गाने वालों की चहल पहल रहती थी। यहया बरमकी, जाफ़र बरमकी के हाँ मुगनिया कनीज़ों की फ़राद थी। हर एक डेवड़ी में मशाहिर कनीज़ें मौजूद थी। जिस तरह हारून रशीद के यहाँ सबसे अच्छी गाने वाली मुगनियों में से फरीदा मशहूर थी, इसी तरह बरमकियों के यहाँ सबसे उम्दा गाने वाली कनीज़ दफ़ानीज़ मक्की थी। यहया बरमकी की बीवियों में से फ़ातिमा उम्मे जाफ़र बरमकी मौसीकी की बड़ी शाइक थी। इसके महल में भी मशहूर कनीज़ें थी जो रोज़ाना इसको गाना सुनाया करती थी। बरमकी की तकलीद में दीगर उमरा अरब व अजम की महलात में भी ज़माना मजलिसें होती थी, जिनमें कनीज़ें अपना कमाल दिखाती थी। और जब गाने का ये मजाज तरक्की कर गया तो बहुत से लोगों ने खूबसूरत कनीज़ों को ख़ास कर मौसीकी की तालीम दिलवानी शुरू की, क्योंकि हुस्न व जमाल की रनाइयाँ मौसीकी को और ज़्यादा दिलकश बना देती हैं।